टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज की इस वीडियो में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती की। 69,000 शिक्षक भर्ती 14 जुलाई को अंतिम सुनवाई होनी है सुप्रीम कोर्ट में कट ऑफ के मामले को लेकर के। चूंकि डबल बेंच ने एक आदेश दिया था कि यह भर्ती 60-65 पर होगी, उसके विरोध में शिक्षा मित्र सुप्रीम कोर्ट चले गए थे और सुप्रीम कोर्ट ने जो भर्ती होने जा रही थी 60-65 पर, उस पर रोक लगा दिया और 37,000 पदों को रोक दिया। इसलिए 60 और 65% क्वालिफाइड जो विद्यार्थी हैं वो अधिकारियों से मिल रहे हैं, मंत्री से मिल रहे हैं, मुख्यमंत्री से मिल रहे हैं, ताकि जो काउंसलिंग हो रही थी 60-65 पर काउंसलिंग उसी तरीके से हो और सरकार मजबूती से अपना पक्ष रखे। परसों मैंने आप लोगों को बताया था कि मुख्यमंत्री ने समय दिया था और विद्यार्थियों की बात मुख्यमंत्री से हुई थी। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया था कि सरकार मजबूती से इस केस की पैरवी करेगी। इसी तरीके से कल फिर से विद्यार्थियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने, जो शिक्षा मंत्री हैं उत्तर प्रदेश के सतीश चंद्र द्विवेदी, उनसे मुलाकात की। बताया जा रहा है कि शिक्षा मंत्री से जो मुलाकात हुई वो काफ़ी सकारात्मक रही। शिक्षा मंत्री ने कहा कि इसकी जो वेटिंग लिस्ट है वो ज़रूर आएगी, यानी कि सेकेंड काउंसलिंग इस भर्ती की ज़रूर होगी। इसलिए जिन विद्यार्थियों का 1 नंबर या आधे नंबर से रुका हुआ है उनको भी मौका मिल सकता है, चूँकि बहुत सारे विद्यार्थी बाहर भी होने वाले हैं। शिक्षा मंत्री ने यह भी बताया कि जो अगली सुनवाई होगी उसमें सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल जाएंगे। इसके बाद में अब बात कर लेते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती महाघोटाले की। चंद्रमा यादव के विद्यालय से पेपर आउट हुआ करता था और यहाँ पर लिखा है नकल माफिया चंद्रमा के स्कूल पर होगी कार्रवाई, तैयार हो रही है रिपोर्ट। टीईटी पेपर लीक कराने की कोशिश में भी हुआ था गिरफ्तार। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में अब जांच में जुटी एसटीएफ फरार चल रहे नकल माफिया चंद्रमा यादव के स्कूल पर भी कार्रवाई कर सकती है। टीईटी में धांधली की कोशिश के दौरान गिरफ्तार किए जाने पर चंद्रमा ने खुद बयान दिया था कि उसे अपने स्कूल से ही पेपर की फोटो खींचकर सालभरों तक पहुंचाना था। अब 69,000 शिक्षक भर्ती में वांछित होने के बाद एसटीएफ उसके स्कूल के बारे में भी जानकारी जुटाने में लगी हुई है और 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा पास कराने वाले गिरोह का भंडाफोड़ 4 जून को हुआ था, जिसमें सरगना केएल पटेल समेत 11 लोग जेल भेजे जा चुके थे। सरगना से पूछताछ में पता चला है कि वह टीईटी में भी धांधली की कोशिश करते गिरफ्तार हुए चंद्रमा यादव के भी लगातार संपर्क में था। चंद्रमा धूमनगंज स्थित एक स्कूल के प्रबंधक है और कई राजनेताओं से भी उसके संबंध होने की बात सामने आई है। 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा पास कराने वाले गिरोह के भंडाफोड़ मामले की जांच में जुटी एसटीएफ को यह भी पता चला कि चंद्रमा व सरगना केएल पटेल ने पूर्व में कई अन्य परीक्षाओं में भी धांधली की थी। तो इसके बारे में मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए भ्रष्टाचार के बारे में कि किस किस तरीके से भ्रष्टाचार होता है। परीक्षा एजेंसियां अंदर से काला करती हैं। ओएमआर में विद्यालयों में पेपर आउट करवाया जाता है, डिवाइस से होती है, ड्यूटी से होती है, सालभरों के माध्यम से होती है और इस तरीके के जो विद्यालय होते हैं वो पेपर ही बेच देते हैं। इन लोगों का गिरफ्तार होना बहुत आवश्यक है जिससे नकल माफियाओं पर लगाम लग सके, लेकिन अभी तक बहुत सारे ऐसे नकल माफिया हैं जिनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई, चाहे वो चंद्रमा यादव हो, चाहे वो मायावती दुबे हो। और अब ये भी पता लगाया जा रहा है कि आखिरकार इसके विद्यालय में किस किस परीक्षा की जो सेंटर हैं वो गए हैं। ये देखिए यहाँ पर लेकर पता लगाया जा रहा है कि इससे पहले भी किन किन परीक्षाओं के लिए इस स्कूल को केंद्र बनाया गया था, क्या उन परीक्षाओं में भी किसी तरीके की धांधली हुई थी। मामले में औपचारिक रूप से एसटीएफ अफसर कुछ भी बताने को तैयार नहीं है। हालांकि इस बात की चर्चा सरेआम है कि एसटीएफ को जो करना था वो अब कर चुकी है, अब केवल लीपापोती इस मामले की बची है। और ये जो नकल माफिया हैं इसमें राजनेताओं का संरक्षण है। जो क्षेत्रीय चुनाव इत्यादि होते हैं उसमें ये नकल माफिया फंडिंग करते हैं और भ्रष्टाचार के मामले में जो कुछ होगा अब कोर्ट के द्वारा ही कुछ हो सकता है। अगली सूचना है परीक्षाओं की। लिखा है जुलाई में अब नहीं होंगी कोई भी परीक्षा। कोरोना के देश भर में संक्रमण और जुलाई में इसके चरम पर पहुंचने को लेकर लगाए जा रहे अनुमानों को देखते हुए फिलहाल जुलाई में अब कोई भी परीक्षा नहीं होगी। सीबीएसई की बाकी बची परीक्षाओं को रद्द करने के ऐलान के बाद मंत्रालय ने जुलाई में प्रस्तावित अन्य परीक्षाओं को लेकर भी ऐसे ही संकेत दिए हैं। साथ ही इसे लेकर नए सिरे से समीक्षा शुरू कर दी है। इस बीच सोमवार को जुलाई में प्रस्तावित परीक्षाओं को लेकर के एक उच्च स्तरीय बैठक भी बुलाई गई है,
जिससे इन्हें टालने या रद्द करने को लेकर के निर्णय लिया जाएगा। फिलहाल जुलाई में प्रस्तावित जिन परीक्षाओं को रद्द या स्थगित किया जा सकता है उनमें विश्वविद्यालयों की अंतिम वर्ष की परीक्षाओं के साथ ही नीट, जेईई मेंस आदि परीक्षाएं भी शामिल हैं। इनमें विश्वविद्यालयों की अंतिम वर्ष की परीक्षाओं के फिलहाल रद्द करने की पूरी संभावना है। जिन छात्रों को पिछले सेमेस्टर की परीक्षाओं और आंतरिक आकलन के आधार पर अंक देकर के प्रमोट किया गया। फिलहाल अगर बात करें नीट और जेईई मेंस की, तो इसके बारे में अलग अलग सूचनाएं आ रही हैं। जिस तरीके से हम लोगों ने सीटीईटी इत्यादि के बारे में देखा कि परीक्षा के केवल 2 सप्ताह पहले ही बताया गया कि परीक्षा स्थगित की गई है। हालांकि मैं तो महीनों से ही आपसे बताता रहा हूं कि ये परीक्षा स्थगित जरूर होगी। जिस तरीके से कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है और चूंकि सीटीईटी की जो परीक्षा होती है वो पूरे देश में परीक्षा होती है। देश में कुछ तो ऐसे एरियाज़ हैं जो हॉट स्पॉट हैं, कंटेनमेंट जोन है, वहाँ पर परीक्षा नहीं हो सकती है। लोग कैसे जाएंगे, एग्जामिनर कैसे जाएंगे, ये एक बड़ी समस्या थी। इसी तरीके से नीट और जेईई के बारे में भी किया जा रहा है और अभी तक कोई ठोस सूचना प्राप्त नहीं हुई है। लिखा है जेईई मेन व नीट तय समय पर ही होंगी। कैसी बेहूदगी भरी ये सूचना है। लिखा है मानव संसाधन एवं विकास मंत्री ने कहा इन्हीं के आधार पर ही आगे दाखिले। वो ठीक है, परीक्षा के द्वारा ही दाखिले हों, मगर विद्यार्थियों को इसके बारे में पहले से सूचना देना जरूरी है। विद्यार्थियों के दिमाग में मानसिक टेंशन होती है परीक्षा को लेकर के। लिखा है जेईई मेन व नीट 2020 अपने तय समय पर ही होंगे। जुलाई में ही ये परीक्षा की डेट दी गई थी, 18 जुलाई से लेकर के 23 जुलाई के बीच में। लिखा केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने शनिवार को कहा कि फिलहाल स्थिति ऐसी विषम नहीं है कि जिन परीक्षाओं का आयोजन नहीं किया जा सके। 20,000 कोरोना संक्रमित व्यक्ति रोज मिल रहे हैं, इससे ज़्यादा भयावह स्थिति क्या होगी। निशंक ने यह भी बताया कि हालांकि अंतिम निर्णय परिस्थितियों के आधार पर ही होगा। उन्होंने कहा कि हजारों छात्र नेशनल अभ्यास टेस्ट ऐप से रोज हिंदी व अंग्रेजी माध्यम से मॉक टेस्ट दे रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि दोनों प्रवेश परीक्षा के आधार पर ही आगे दाखिले होंगे। दरअसल सीबीएसई की 10वीं और 12वीं कक्षा के बचे पेपर रद्द होने के बाद जेईई मेंस और नीट भी निरस्त करने की मांग उठ रही है, तो निरस्त तो करनी ही पड़ेगी। और मुझे ऐसा लगता नहीं है कि जुलाई और अगस्त आने वाले 2 महीने में कोई भी परीक्षा देश में हो पाएगी। ये 2 जो महीने हैं सबसे ज़्यादा भयावह होंगे और सबसे ज़्यादा निर्णायक होंगे। अगर परीक्षाएं होंगी भी देश में या राज्य में तो वो होंगी सितंबर या अक्टूबर में। ज़्यादा संभावना है कि अक्टूबर के महीने में हालात सामान्य होंगी, जब कहा गया है कि अक्टूबर से विद्यालय खुलेंगे। तो 2-3 महीने तो कुछ होने की गुंजाइश बहुत कम है। इसलिए जेईई नीट के बारे में भी सरकार को जल्द से जल्द निर्णय लेना चाहिए और इसके बारे में सीटीईटी की तरह एक नोटिस जारी करके बताना चाहिए। अब बात कर लेते हैं यूपी ट्रिपल एससी की। यूपी ट्रिपल एससी सबसे सुस्त आयोग है और विद्यार्थियों ने बहुत सारे अभियान चलाए और मैंने भी अपने वीडियोस के माध्यम से लगातार यूपी ट्रिपल एससी के खिलाफ वीडियोस बनाए। यूपी ट्रिपल एससी छात्रों के आंदोलन, धरना प्रदर्शन को ज़्यादा तवज्जो देता नहीं है, लेकिन मैंने आप लोगों से कहा था जिस दिन से विरोधी नेता, प्रतिपक्ष के नेता बोलने लग जाएंगे रोजगार के मुद्दे पर और भर्तियों के मामले में, तो उस दिन ज़रूर योगी सरकार दबाव में आएगी और आयोग भी दबाव में आएगा। हुआ भी यही। ये देखिए, जिस दिन मैंने वीडियो बनाया था 2 दिन पहले, और ये एक इंटरव्यू था हिंदुस्तान समाचार पत्र का, और जिसमें शशि शेखर ने कुछ सवाल पूछे थे और अखिलेश यादव ने उसका जवाब दिया था। मैंने ये वीडियो अपने चैनल पर चलाया था और कहा था आपसे कि बात कुछ भी हो, लेकिन अगर अखिलेश यादव या इस तरीके के जो विपक्ष के नेता हैं रोजगार के मुद्दे पर सरकार को घेरेंगे तो इसका जो प्रभाव है वो जल्दी देखने को मिलेगा। और सुबह मैंने ये वीडियो बनाया था लगभग 10 बजे और शाम को 5 बजे ये परिणाम आ गया था यूपी ट्रिपल एससी का लोअर का। इसी तरीके से अब आजकल जो विपक्ष की पार्टियां हैं लगातार बयान दे रही हैं, सरकार को घेर रही हैं, सरकार भी बैकफुट पर है। और रोजगार के मुद्दे पर तो योगी सरकार से विद्यार्थी बहुत ज़्यादा आक्रोशित हैं। चूँकि आए दिन समाचार पत्रों पर सरकार की तरफ से घोषणा की जाती है कि लाखों लोगों को सरकारी नौकरियां दी गई हैं। उसी के जवाब में देखिए फिर से कांग्रेस का बयान आया। प्रियंका गांधी के भी आजकल लगातार ट्वीट आ रहे हैं, ट्विटर पर, फेसबुक पर भी उनकी पोस्ट आ रही है रोजगार के मुद्दे को लेकर के। लिखा है क्या सिर्फ प्रचार से ही यूपी में रोजगार मिलेगा, प्रियंका गांधी। नीचे लिखा कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने उत्तर प्रदेश में शुरू हुई आत्मनिर्भर उत्तर। तो कुल मिलाकर के रोजगार के मुद्दे पर जो विपक्ष की पार्टियां वो बोल रही हैं और अब जो सरकार है वो दबाव में आएगी, आ भी रही है। और जानकारी ये मिल रही है कि यूपी ट्रिपल एससी से बहुत जल्द जूनियर असिस्टेंट भर्ती जो अभी हाल ही में हुई थी लिखित परीक्षा, उसका परिणाम जारी कर सकता है।
बात कर लेते हैं यूपी बोर्ड की। यूपी बोर्ड ने कल परिणाम जारी कर दिया 10वीं और 12वीं का। लिखा है ग्रीवांस सेल को आज से बताएं दिक्कत होगा त्वरित निस्तारण। अगर किसी विद्यार्थी के अंक पत्र में, नाम में, जन्म की तारीख इत्यादि में कोई भी समस्या है तो उसमें लिखा है अधिकारियों का चक्कर न काटें। और यहाँ पर लिखा है यूपी बोर्ड ने परीक्षार्थियों को सहूलियत के लिए परीक्षार्थी ग्रीवांस सेल यानी कि सहायता कक्ष का गठन किया है। ग्रीवांस सेल प्रयागराज, मेरठ, बरेली, वाराणसी और गोरखपुर क्षेत्रीय कार्यालयों व परिषद मुख्यालय प्रयागराज में बनाया गया है। सेल 28 जून से काम करना शुरू कर देगा। तो यहाँ पर ये नंबर दिए हुए हैं ग्रीवांस सेल के, आप देख सकते हैं ये नंबर, और अलग अलग क्षेत्र के हों, जो आपका क्षेत्र हो आप लोग इस नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी समस्या बता सकते हैं अगर आपकी मार्कशीट, अंक पत्र में या कोई भी समस्या है रिजल्ट में। उसके बाद में एक और सूचना है यूपी बोर्ड की। लिखा स्क्रूटनी के लिए 22 जुलाई तक आवेदन। जिन विद्यार्थियों को अपने नंबरों में दिक्कत है, मूल्यांकन में दिक्कत है, वो स्क्रूटनी के लिए 22 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। 500 रुपये का शुल्क निर्धारित रखा गया है और लिखा गया कि ये एक वेबसाइट दी गई है upmsp.edu.in पर स्क्रूटनी से जुड़े समस्त निर्देश दिए गए, उनको आप लोग देख लें। और नीचे लिखा कि 1 जुलाई से मिलेगी डिजिटल मार्कशीट। चूँकि जो हार्ड कापी है वो अभी दी नहीं जा सकती है, उसके छपने में अभी समस्या, इसलिए आपको अपने विद्यालय से ही मार्कशीट मिलेगी। लिखा यूपी बोर्ड की हाई स्कूल व इंटर परीक्षा की मार्कशीट की ऑनलाइन डिजिटल कॉपी की 1 जुलाई से मिलेगी। कोरोना संक्रमण के चलते मार्कशीट छपने के काम में देरी हुई है। ऐसे में विद्यार्थियों को अपने स्कूल के प्रधानाचार्य को मार्कशीट के लिए प्रार्थना पत्र देना होगा। वे यूपी बोर्ड सचिव के डिजिटल हस्ताक्षर वाली कॉपी को डाउनलोड कर उसका प्रिंट निकालेंगे और उसे सत्यापित करके हस्ताक्षर करेंगे। बोर्ड सचिव नीना श्रीवास्तव ने बताया कि यह मार्कशीट विद्यार्थियों के लिए अस्थायी तौर पर मूल मार्कशीट की तरह ही काम करेगी। हाई स्कूल पास विद्यार्थी को कक्षा 11 और इंटर पास अभ्यर्थी को स्नातक में दाखिले के लिए यही मान्य होगी। तो जो ये डिजिटल मार्कशीट आपको मिलेगी, इसी के आधार पर आपके आगे की एडमिशन होंगी। अंत में एक और सूचना है, यूपीपीएससी ने कल एक नोटिस जारी की है और लिखा है कि अभ्यर्थियों से मांगे अनुभव प्रमाण पत्र। हाल ही में पीसीएस मेंस 2018 का परिणाम जारी हुआ है और उसमें एक स्पेशल पद है, उस पद के लिए विशेष योग्यता मांगी गई है और उसी के लिए ये जो नोटिस है वो जारी हुई है। लिखा पीसीएस 2018 की मुख्य परीक्षा में प्रधानाचार्य पद के लिए सफल घोषित किए गए तमाम अभ्यर्थियों ने अपने अनुभव प्रमाण पत्र संयुक्त निदेशक से प्रति हस्ताक्षरित नहीं करवाए हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने ऐसे 175 अभ्यर्थियों के रोल नंबरों की सूची जारी करते हुए अभ्यर्थियों ने संयुक्त शिक्षा निदेशक शिक्षा द्वारा प्रति हस्ताक्षरित अनुभव प्रमाण पत्र मांगे हैं। तो आप लोग देख लें और उसे जमा कर दें। लिखा बीटीसी 2015 बैच का बैक पेपर देने वालों ने भी मांगा मौका। इन विद्यार्थियों को बाहर कर दिया गया है। बीटीसी 2015 वाले जो विद्यार्थी जिन्होंने बैक पेपर दिया था और उनका जो परिणाम है वो बाद में आया था। बात हो रही है 69,000 शिक्षक भर्ती की। लिखा है 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के लिए आवेदन करने वाले ऐसे अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है जो बीटीसी 2015 के हैं और एक विषय में बैक पेपर आ जाने की वजह से आवेदन भरते समय परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है। मांग की गई है कि बैक पेपर का रिजल्ट आने के बाद याचिकागण को मूल परीक्षा परिणाम आने की तिथि से सफल मानते हुए काउंसलिंग में शामिल होने का मौका दिया जाए। यानी कि जो परिणाम पहले आया था उसी को माना जाए उनके पास होने की डेट। तो ये कि विवाद चल रहा है और ये हो गया आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें। जिन मित्रों ने चैनल को सब्सक्राइब अभी भी ना किया हो सब्सक्राइब कर लें और जिन मित्रों ने टारगेट विद पीएस परिहार ऐप को डाउनलोड ना किया हो तो उस ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लें और एक बार देखें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।